हेलो दोस्तों, मैं अमित सर क्लास 12th मैग्नेटिज्म पार्ट 3 के साथ एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। हम लोग पिछले वीडियो में चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़े थे। अब हम लोग जो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण पहलू था पहला था चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना, वह हम लोग पढ़ेंगे। यानी पहला क्या था हम लोग का पहलू, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना। चुंबकीय क्षेत्र की गणना करना यानी कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा था बल। तो बल हम बाद में पढ़ेंगे, पहले चुंबकीय क्षेत्र पढ़ लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की गणना में हम लोग दो नियम पढ़ेंगे। और पहला नियम है बायो सावर्ट का नियम, बायो सावर्ट का नियम। और दूसरा नियम है एम्पियर एम्पियर का परिपथीय नियम। बोर्ड के हिसाब से ये दोनों नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बायो सावर्ट का नियम क्या है। तो धारावाही चालक यानी वैसा चालक जिसमें धारा जा रहा है, वह अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ऐसा हम लोग ऑस्ट्रेड के प्रयोग में पढ़ चुके हैं। अब बायो सावर्ट नामक दो वैज्ञानिक, फ्रांस के वैज्ञानिक थे। उन्होंने ये बताया कि कोई धारावाही चालक जो है उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसका कितना परिमाण है, उसका क्या परिमाण है। जैसे मान लीजिए ये धारावाही चालक है, इसमें आई धारा जा रहा है, तो यहाँ पर मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र जो P बिंदु मान लेते हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो उसका परिमाण क्या होगा, यह ज्ञात करने के लिए बायो और सावर्ट ने एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे हम बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ कि बायो सावर्ट का नियम ऑस्ट्रेड ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया कि धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ऑस्ट्रेड के प्रयोग में हम पढ़े हैं कि धारावाही चालक के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। इस चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के संबंध में बायो और सावर्ट, फ्रांस के दो वैज्ञानिक थे, ने किसी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए एक गणितीय व्यंजक दिया, जिसे हम लोग बायो सावर्ट का नियम कहते हैं। अब यह नियम को समझते हैं कि यह नियम था क्या। तो सबसे पहले उन्होंने एक धारावाही चालक लिया, और जैसे मान लीजिए इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो एक यहाँ पर ये स्मॉल लंबाई, ये अगर पूरे एल लेंथ है तो ये स्मॉल लंबाई यानी अल्प लंबाई dl यहाँ इस तार में काट लिया। अब इसके कारण इससे मिलाने वाली अगर दूरी को अगर हम r कह रहे हैं, तो यहाँ पर जो चुंबकीय इस dl के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न यहाँ पर होगा, चूंकि स्मॉल लंबाई है तो स्मॉल चुंबकीय क्षेत्र यानी db उत्पन्न होगा। इसका व्यंजक हम लोग इस नियम से हम प्राप्त करेंगे। तो यह नियम क्या कहता है, पहले मान लेते हैं यहाँ पर कि एक धारावाही चालक से I विद्युत धारा, ये धारावाही चालक है, इससे I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें लिए गए अल्पांश लंबाई dl के कारण, ये dl लंबाई अल्पांश काट लिए हैं उस धारावाही चालक में, उसके कारण बिंदु P पर ये dB चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इस नियम से ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, इसका परिमाण क्या होगा ये जानते हैं। तो पहला ये जो कहता है, ये जो dB है यानी यह जो चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मान ये dB जो है वह समानुपाती होता है इस धारावाही चालक में प्रवाहित धारा के। यानी वही चीज को हम लिखें कि चुंबकीय क्षेत्र का मान चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात dB समानुपाती I, और इसको समीकरण 1 माने। दूसरा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है P बिंदु पर, वह समानुपाती होता है यह जो अल्पांश आप काटे हैं यानी dl के। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 मानते हैं। और तीसरा है कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वह समानुपाती है, ध्यान से देखिएगा, ये dl वेक्टर और ये r, और इस दोनों के बीच में बनने वाले थीटा कोण की ज्या के। यानी dB जो है समानुपाती होता है साइन थीटा के। थीटा जो है ये dl और l लंबाई के बीच में बनने वाला कोण है। और चौथी बात उन्होंने कही
कि ये जो dB है वह व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये dl लंबाई और P बिंदु के बीच की दूरी जो हम r माने हैं उसके वर्ग के यानी r स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इसको समीकरण 4 कह रहे हैं। अब इस चारों समीकरण को हम एक साथ बोल सकते हैं कि dB समानुपाती I dl sin थीटा और अपॉन r स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 5 कहेंगे। यहाँ हम बारी बारी से वही चीज को लिख दिए हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती यानी dB समानुपाती I, dB समानुपाती dl यानी चालक के स्वल्पांश की लंबाई dl जो माने थे उसके समानुपाती होता है। फिर ये माने हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई जो अल्पांश लंबाई है dl और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के यानी साइन थीटा के समानुपाती। और चौथा dl यानी स्वल्पांश लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी यानी जो r हम माने हैं r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर, और इसको समीकरण 4 माने हैं। अब इस चारों समीकरण को समीकरण 1, 2, 3 और 4 को हम संयुक्त रूप से हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं dB समानुपाती आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब इसको dB बराबर हम क्या समानुपाती नियतांक को हटाएंगे k आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, और k को हम क्या कहेंगे एक समानुपाती नियतांक। और SI मात्रक में k बराबर जो होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होता है। इसका मान भी ध्यान रखेंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई का मान 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो k का मान अगर हम रख दें तो dB बराबर हम क्या लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। और यही संबंध जो है हम लोग को बायो सावर्ट का नियम कहलाता है। अच्छा, ये म्यू नॉट को हम क्या कहते हैं, तो म्यू नॉट को हम निर्वात यानी दिक् स्थान की चुंबकशीलता या पारगम्यता कहते हैं, अंग्रेजी में परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। आप लोग एप्सिलॉन नॉट पढ़े होंगे, मुक्ताकाश की विद्युतशीलता, और ये है म्यू नॉट, ये है चुंबकशीलता। तो म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, क्योंकि म्यू नॉट बाय 4 पाई बराबर होता है 10⁻⁻7, तो यहाँ से म्यू नॉट बोल सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। एक मात्रक और हम इसका बोल सकते हैं यहाँ से, जैसे म्यू नॉट अगर हम यहाँ से निकालें तो म्यू नॉट बराबर हम क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट का मान जैसे म्यू नॉट यहाँ से क्या हो जाता है dB इंटू 4 पाई अपॉन म्यू नॉट इंटू 4 पाई r स्क्वायर भी इधर चला जाएगा I इंटू DL इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हम लोग dB का मात्रक B का मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला इंटू 4 पाई का कोई मात्रक नहीं, यहाँ से मीटर स्क्वायर, और अपॉन में म्यू नॉट कहाँ से ये B म्यू नॉट तो निकालना ही है, 4 पाई था, 4 पाई म्यू नॉट तो निकालना ही है आइडियल। I जो है एम्पियर, ये एम्पियर, ये DL हो गया मीटर, साइन थीटा का कोई मात्रक नहीं, तो ये हो जाता है मीटर से मीटर स्क्वायर कट गया तो हम वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी बोल सकते हैं। तो इसका और एक अन्य मात्रक क्या हो गया वेबर अपॉन एम्पियर मीटर। अगर इसका मात्रक हम टेस्ला लेंगे, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक अगर टेस्ला लेंगे तो टेस्ला मीटर स्क्वायर अपॉन एम्पियर मीटर, मीटर से मीटर कट गया तो टेस्ला मीटर प्रति एम्पियर भी कह सकते हैं, आप निकाल लो। इसका बीमा क्या हो जाएगा, तो हम मात्रक से ही निकाल लेंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर है, न्यूटन का बीमा यानी बल का बीमा mL/t-2 और एम्पियर का तो a स्क्वायर, यानी इसका बीमा हो जाएगा mL/t-2 a-2 म्यू नॉट का बीमा। अब इसका हम लोग सदिश रूप देखते हैं, तो सदिश रूप में अब हम क्या हो जाएगा, ये परिमाण है, इसी में इसका जो हो जाएगा या यूनिट वेक्टर आ जाएगा आर कैप, और आर कैप को हम लिख सकते हैं आर वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, आर कैप के जगह पर हम आर और मॉड आर हम दे सकते हैं। अब इस आर को हम इसके साथ लिख देते हैं, तो आइडियल इंटू आर साइन थीटा अपन आर से आर ये मैग्नीट्यूड आर क्यू हो जाएगा,
तो इसको हम अब यहाँ पर हम देखते हैं, चूंकि ए क्रॉस बी जो हो जाता है वह ए बी साइन थीटा के बराबर होता है, इसलिए हम आइडियल आइडियल या ये डीएल आर साइन थीटा जो है ये है, इसको हम डीएल क्रॉस आर भी कह सकते हैं। एक मिनट दिख नहीं रहा होगा, हाँ। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ए क्रॉस बी को हम ए बी साइन थीटा लिखते हैं, यहाँ वेक्टर ए बी साइन थीटा इसको कह सकते हैं, तो इसको ए क्रॉस बी भी हम कह सकते हैं। तो ये जो व्यंजक है यह बायो सावर्ट का सदिश रूप है। धन्यवाद। आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे।